हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पार्थ एकेडमी के इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको मैंने जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। इस सिंगल लेक्चर में आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। जैसे जैसे आपको चैप्टर समझता जाए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले तो हेडिंग का मतलब ही समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को डील यानी स्टडी करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जहां पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन स्टडी किया जाता है। आगे देखते हैं कि किस तरह का इंटर कन्वर्जन है। तो यहाँ पे हम शुरू में देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो टॉपिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या कह सकते हैं ये इसी चीज की स्टडी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो electrochemical cell is a device that can generate electrical energy from chemical reaction or electrical energy supplied so that chemical reaction occurs। ठीक है, तो ये दो तरह के रिएक्शंस पे ये डील करते हैं ये डिवाइसेस। तो ये सारे डिवाइसेस आर कैपेबल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सो ये जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं, दो तरह के कन्वर्शन है। एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन, दूसरा है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन। तो ये जो दोनों तरह के कन्वर्जन है, इसके बेसिस पे हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। देखिए आगे क्या है विथ डायग्राम। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल यहाँ है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल यहाँ है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आपने बहुत पहले से पढ़ा है, अराउंड 10th स्टैंडर्ड से आप ये पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? सी फॉर एग्जांपल, यहाँ NaCl है जो कि मोल्टन फॉर्म में है। यहाँ मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं इस मोल्टन NaCl के अंदर, और ये एक बैटरी यहाँ पे अटैच की है। बैटरी क्या करता है? बैटरी यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है। ये बैटरी इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन पास करता है इस इलेक्ट्रोड के पास, जो कि Na+ जो NaCl से रिलीज हुआ है, इस Na+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के थ्रू Na+ में आएगा। ठीक है, तो सेम वे में जबकि ये बैटरी ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया है, तो ये बैटरी विल डिमांड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड, और यहाँ Cl- इस इलेक्ट्रोड पे अपना इलेक्ट्रॉन जमा करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पास होगा टू दी बैटरी। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जो कि हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है करंट सप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है बैटरी इनिशिएशन कर रहा है, बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है। तो बैटरी जब करंट सप्लाई करता है और कोई रिएक्शन होता है, सी यहाँ पे Na+ में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये Na+ कन्वर्ट होता है Na में। ठीक है, जो कि एक मेटल एटम है। तो Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन इज Na, राइट। तो यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। सेम वे में यहाँ पे जो Cl- है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ सप्लाई करता है तो Cl- से ये Cl एटम में कन्वर्ट होता है। ऐसे दो Cl एटम कंबाइन होके Cl2 फॉर्म करते हैं, जो कि एक ग्रीन कलर की गैस है और वो इस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो जाती है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि एक ऐसा सेल जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है स्टूडेंट? यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है। इन सिंपल टर्म्स, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से एक रिएक्शन हो रहा है, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन। क्लियर है? तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए ये वाला आप सेल देख सकते हैं। इस सेल में हम देख सकते हैं क्या है, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे एक हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा जूम किया हुआ है यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड को। तो जो जिंक का एटम है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके, सी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट पर जिंक एटम लूज करके खुद जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होता जा रहा है, एटम आयन में कन्वर्ट होके सीधे सीधे सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है Zn2+ के फॉर्म में।
तो इसी तरह से ये जो सेल है यहाँ पर, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। देयर इज नो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट ये रिएक्शन के वजह से फ्लो होगा, करंट को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से जो जिंक है, सी जिंक सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक आयन इन एक्वस फॉर्म। एक्वस यानी ये सॉल्यूशन में ये मिक्स हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता है, फ्लो करते हुए यहाँ पे आता है कॉपर के पास। कॉपर के पास जब ये सॉल्यूशन में CuSO4 है तो Cu का जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, Cu का वो होगा +2। तो ये +2 जो है ये रिमूव हो जाता है, यानी कि क्या हो रहा है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu एटम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो गया। तो ये टोटल क्या है, दो तरह के रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। पहला जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, दूसरा Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में। जब जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है स्टूडेंट तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वहीं पर जब Cu2+ की बात होती है तो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट होता है और ये होता है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के साथ में होने से होता है हमारा गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है और जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यानी कि यहां से इस टर्मिनल पे अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो यहां से यहां करंट फ्लो होता है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करता है। तो ये है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके बारे में आप आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो होप ये आपको समझ में आया। जैसे जैसे समझ में आता जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। नाउ ये हमने देखा, इसमें क्या है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जहां भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। तो इस पूरे सेल को दो हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है, दो हाफ। पहला ये वाला जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा ये वाला जिसमें रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर देखिए H3O+ है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ईच 1 इलेक्ट्रॉन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H3O+ जो है एक्सेप्ट करके H2O और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये वाले पार्ट को हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ ये देखिए इसका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे भी इसमें कंप्लीटली आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हुए इसको इन डेप्थ पढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सेल्स capable of generating electric current from chemical reaction are called galvanic cell और voltaic cell। जैसा मैंने आपको यहाँ पीछे डायग्राम के हेल्प से बताया कि ये वाले सेल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू, यानी एक केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन के होने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो हम इसे कहेंगे गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और वहीं पे जब सेल विच cause chemical reaction to occur in them when electric current is passed through them are called electrolytic cell। इसका क्या मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला जो सेल है इसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है। क्लियर है? तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको दोनों सेल का डेफिनेशन, यानी दो टाइप के सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दोनों का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर किया है। नेक्स्ट है जो हमारा की फीचर है कैथोड और एनोड। अगर आपने डायग्राम पे ध्यान दिया हो तो यहाँ पर देखिए जिंक को हमने नेगेटिव लिखा हुआ है और कॉपर को हमने पॉजिटिव लिखा है। इसको याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं और कैथोड और एनोड को समझते हैं। जो कैथोड है, सी it is denoted by a positive sign since electron are consumed here। जो भी कैथोड होता है, ठीक है,
उसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। क्यों पॉजिटिव साइन होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल, ये उसके लिए ये कैथोड और एनोड की डेफिनेशन है स्पेसिफिक, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अलग होगा, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसके कैथोड और एनोड को देखेंगे। फिलहाल हम गैल्वेनिक सेल को देख रहे हैं। तो कैथोड जो है ये पॉजिटिव साइन होता है, और इसलिए होता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। और एनोड जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ सर्किट में फ्लो कर गया, यानी इलेक्ट्रोड से बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं और उसको हम एनोड कहते हैं। सेम वे में जब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है, यहाँ पे कंजम्पशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव साइन होगा और इसे हम कैथोड कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ a reduction reaction occurs in the cathode of an electrochemical cell। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू कैथोड और यहाँ से मूव आउट ऑफ द एनोड। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर जाते हैं एनोड में और कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स अंदर आते हैं। क्लियर है? अब इसको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, आप इजीली इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट इज an ox running behind red cat। That means an for anode, ox for oxidation। यानी कि एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, देन an ox running behind red cat। red for reduction, cat for cathode। ये एकदम यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर कोई इसे यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। ये आप याद रख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला है लोन, LOAN। लोन का मतलब है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, यानी कि ये जो सेल है हमारे पास, इसका जो ये पोर्शन है, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। तो जो लेफ्ट पे होगा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और इसे हम एनोड कहेंगे, और ये होगा रिडक्शन हाफ सेल और इसे हम कैथोड कहेंगे। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। बहुत सिंपल है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई है। अगर गैल्वेनिक सेल में देखेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दीज सेल आर स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद से होता है, उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कोई जरूरत नहीं, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अपने आप अकर होने वाला रिएक्शन है, ठीक है। वेयरएज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, इनपुट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हेंस इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एनोड इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो है गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। वेयरएज अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखते हैं तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे दोनों में उल्टा होता है। इसका मैंने आपको डिफाइन कर चुका है, इसका मैं आगे डिफाइन करूंगी। नाउ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पीसीज दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट होते हैं? तो जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे कि हमने अपने एग्जांपल में देखा जिंक में इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हुआ, तो वहां पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो जो एक्सटर्नल सोर्स होगा दैट इज बैटरी, वहां पर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल, electrochemical cell that converts the chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy is known as galvanic cell, as we said। और ये एक electrochemical cell है जो क्या है, that make use of chemical reaction to generate electrical energy। सिंपल चीज, हमने यहाँ पे chemical reaction यूज किया है, spontaneous redox reaction, उसके हेल्प से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया। वो ऐसे टाइप के सेल या ऐसे डिवाइसेस जो केमिकल रिएक्शंस, सिंपल केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी
जनरेट करते हैं उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे, नाउ reduction half cell occur in the copper electrode while the oxidation half cell occur in the zinc electrode in this example। यहाँ पर देखो, ये जो है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्या है स्टूडेंट्स कि अगर ये रिएक्शन एक सिंगल कंटेनर में हो, ये जो दोनों सॉल्यूशन है दैट इज ZnSO4 एंड CuSO4, इन दोनों को हमने अगर सेपरेट नहीं रखा ना, तो जो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है ये हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे और इसको एक इलेक्ट्रिक वायर में नहीं डाल पाएंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम जब कंटेनर्स में, अलग अलग कंटेनर्स में जिंक और Cu को ले रहे हैं, तो फायदा ऐसा हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से फ्लो करके फिर यहाँ आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप ये कॉपर को इसी ZnSO4 में हम डाल देते, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है हमें देख ही नहीं पाते और ना ही हम इसे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते। इसीलिए इन दोनों को सेपरेट कंटेनर में रखा है। तो जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं, तो जिस हाफ सेल में, जिस हाफ पोर्शन में ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, और जिस हाफ पोर्शन में रिडक्शन होता है उसे हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल कंबाइन होते हैं, तब बनता है हमारा एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ओवरऑल सेल बनने के लिए मेरे पास दोनों हाफ सेल होने जरूरी है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नाउ आगे बढ़ते हैं। These two portion of the cell are also called the half cell और redox couple। इनको हम, सीधी बात है स्टूडेंट्स की, redox couple इसीलिए कहा जाएगा कि सपोज अगर मैंने सिर्फ ये सेल, ये हाफ पोर्शन लिया, तो ये हाफ पोर्शन लेके मेरा कोई फायदा नहीं है, इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, यानी कि इन दोनों को साथ में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों को साथ में रहना होगा, तब जाके एक गैल्वेनिक सेल कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट होगा। और ये गैल्वेनिक सेल हम यूज कर पाएंगे, जैसे कि हमारे इन्वर्टर की बैटरीज हो गई, रिमोट में डलने वाला सेल हो गया, या फिर आपके जो गाड़ियों में बैटरी होती है, कार वगैरह में, व्हीकल्स में, तो ये सारी बैटरीज कैसे बनती है, इन्हीं इसी प्रिंसिपल पे बनती है, गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पे। और ये कब पॉसिबल है, जब रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों साथ में कनेक्टेड हो। तो अब जब ये दोनों को साथ में कनेक्ट करना इतना कंपलसरी है, तो इनको एक नाम दे दिया है, दैट इज रिडॉक्स कपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज copper electrode may be called the reduction half cell and the zinc electrode may be called as the oxidation half cell। Now the half cell in which oxidation takes place is called anode। मैं बता चुकी हूँ कि जो हाफ सेल जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, जहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड था वो एनोड था, वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दिस सेल दैट इज द हाफ सेल इन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसे हम कहते हैं कैथोड, और वो हमेशा पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इसके बारे में भी थोड़ा इन डेप्थ में आगे बताऊंगी। नाउ इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल किस चीज का, ये पोटेंशियल है ऑफ डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे जिंक का पोटेंशियल क्या है, लूज करना इलेक्ट्रॉन को, तो ये पोटेंशियल, दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ज्यादा है जिंक इलेक्ट्रोड का, जो कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लियर, सेम वे में जो हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, इसमें जो कैथोड है ये क्या करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, यानी कि ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये इसके पास पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, जो कि जिंक या अदर हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ये एक्सेप्ट करता है। सो अकॉर्डिंगली ये पोटेंशियल्स डेवलप होते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड सून जब दोनों इलेक्ट्रोड के पास अपना पोटेंशियल है, तो इन दोनों के भी बीच में, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। और ये क्या है, एंड एज सून एज द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन, इसका मतलब मान लीजिए कि आपका घर पे इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर जो होता है इसमें जैसे ही हमारा लाइट बंद हो जाता है, यानी कि सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने फिलहाल के लिए करंट सप्लाई रोक दिया, तो करंट सप्लाई रोकते ही जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाता है, उसका स्विच ऑन होता है तुरंत। तो जैसे स्विच ऑन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसका मतलब जिंक, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा था जिंक यानी कि एनोड, अदर वे अराउंड एनोड,
एनोड से ये मूव करेगा टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द स्विच ऑफ द बैटरी और द गैल्वेनिक सेल इज केप्ट ऑन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, सो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। जब इन दोनों के बीच का, अभी देखिए अगर ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप नहीं होता तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल में नहीं जा पाता, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है ये हुआ है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, जो कि वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। जो सेल पोटेंशियल है इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। इसको हम अदर वे अराउंड बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? या सेल पोटेंशियल इन सिंपल टर्म्स। नाउ इट इज called the cell electromotive force, that is EMF, when no current is drawn through the cell। जब करंट को हम विड्रॉ नहीं करें यानी कि स्विच ऑफ पोजीशन में है तो हम इसे EMF कहते हैं। बाकी बात तो वही है कि सेल पोटेंशियल ही है, दैट इज EMF। क्लियर? नाउ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल की कुछ प्रॉपर्टीज और है। इट इज नाउ एक्सेप्टेड कन्वेंशन, जैसा मैंने आपको एक लोन LOAN वाला फॉर्मूला बताया, दैट इज लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। तो ये कन्वेंशन बना लिया है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा और जो रिडक्शन हाफ सेल है चाहे यानी कि आपका जो कैथोड है वो राइट साइड में ही होगा इन अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है, while representing a galvanic cell। clear? now a galvanic cell is generally represented by putting a vertical line। ये है हमारा एक्सटर्नल सर्किट और ये जो है, ये जो दिख रहा है यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो पूरा गैल्वेनिक सेल है, ये क्या है, ये तीन चीजों से बनी है। पहला तो ये इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। देन ये एक्सटर्नल सर्किट दैट इज मेटालिक कंडक्टर, दैट इज अ वायर। एंड थर्ड ये सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इंटरनल सर्किट है या आयोनिक सर्किट कहा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आयंस है, कुछ इनर्ट आयंस है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पढ़ते हैं हम। नाउ यहाँ पे वर्टिकल लाइंस के थ्रू बताया जाता है, इसका एग्जांपल आई डेफिनेटली शो यू। नाउ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड पुटिंग डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। दो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हैं, एक जिंक का है और एक कॉपर का। जिंक का ZnSO4 था और कॉपर का CuSO4 था, तो इनके बीच में डबल वर्टिकल लाइन आएगा जिसके अंदर हम सॉल्ट ब्रिज के डेफिनेशन को या फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है। अंडर दिस कन्वेंशन EMF of cell is positive and is given by the potential of the half cell। हमेशा याद रखिए कि EMF of cell हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे दिया जाएगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती है तो ये सेल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, आपको ये याद रखना है, हमेशा ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। ना गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा था ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है प्लैटिनम, देन H2 एंड H+। ये तीनों को हमने सेपरेट किया है विथ अ सिंगल वर्टिकल लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H+, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन है इसको ये दिखाते हैं। फिर करते हैं डिफरेंस बिटवीन दी टू हाफ सेल पोटेंशियल। क्लियर? मैंने आपको पीछे बताया था ये जो वर्टिकल लाइन है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है ना कि इट इज represented by putting a vertical line between metal and electrolyte solution। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है, ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक पर्टिकुलर एटम में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन हमने पुटअप करके इनके कन्वर्जन को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? एंड ये जो है ये जो है ना H+ और H2 का कन्वर्जन, H+ का H2 में कन्वर्जन, इस कन्वर्जन वाले सेल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल जो है 0 माना गया है एट ऑल टेम्परेचर्स। हर टेम्परेचर पे इस सेल का पोटेंशियल 0 माना गया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम दूसरा हाफ सेल लगा करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आगे हम ये भी देखेंगे जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसा मैंने आपको कहा, देखिए ये है हमारा एक इन्वर्टेड ट्यूब जिसमें हमने लगाया है एक वायर्स के थ्रू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस पंप कर रहे हैं और जो हाइड्रोजन गैस है, ये जो गैस होता है कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो उसके कंडक्शन के लिए हमें कोई ना कोई मेटल जरूर लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डाला हुआ है और एक कोई भी एसिड यहाँ पे जो है 1 मोलार HCl यूज किया है। तो ये टोटली होता है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें ये वाला सेल रिएक्शन अकर करता है, दैट इज H+ गेटिंग कन्वर्टेड टू H2। क्लियर? सी यहाँ पे जो HCl है ये H+ के फॉर्म में है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो H जो है H+ के फॉर्म में है, इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ और ये H+ कन्वर्ट हो रहा है इनटू H2। ठीक है? नाउ यहाँ पर जो कोई भी टेम्परेचर हो, जैसे कि STP हो या कोई भी टेम्परेचर हो, ये कंडीशन में ये पूरे सेल का यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड का, नॉट पूरे सेल का, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है इसे 0 माना गया है एट ऑल टेम्परेचर्स। क्लियर? नाउ द मेजर्ड EMF ऑफ सेल, यहाँ पे देखिए प्लैटिनम H2 H+, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टूडेंट इसलिए ये यूज होता है क्योंकि हमें बाकी मेटल्स का, जैसे कि कॉपर, जिंक या किसी और मेटल का, हर एक मेटल का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये 0 है, तो इसके अक्रॉस जो भी सेल लगेगा, जैसे अगर मान लो कि मैंने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रखा है, तो जो हमारा कॉपर है अगर मैंने इसे रिडक्शन हाफ सेल में पुटअप किया तो क्या होगा, जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हमने 0 कंसिडर किया है। अब बीच में हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर और जो वोल्ट मीटर पे जो भी रीडिंग आएगी करंट की वो होगा ड्यू टू कॉपर। ठीक है? अभी देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। सपोज मैंने इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया और यहाँ पे मैंने कॉपर लगाया है, यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, तो मैंने तो कह दिया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है और वोल्ट मीटर में किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो इट मीन्स कि जो डिफ्लेक्शन है वो इस कॉपर के वजह से है। ठीक है? और जब कॉपर के वजह से डिफ्लेक्शन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर कैन बी रेड एंड डिटरमाइंड। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमने एक हाफ सेल में यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हाइड्रोजन को रखा है, दूसरे साइड हमने कॉपर को रखा है। जब हमने कॉपर को लगाया तो हम कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है 0.34 वोल्ट एंड इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल करस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 था, बचा कौन, Cu, तो Cu का ही हमने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो कंप्लीटली Cu का हुआ यानी 0.34। क्लियर? नाउ सिमिलरली हमने EMF ऑफ सेल मेजर किया इस वाले का, जहां पे जिंक को हमने रखा है रिडक्शन हाफ सेल में, तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर में फ्लक्चुएशन आया वो था -0.76, जो कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और साथ ही ये पूरे सेल का EMF भी है, ये पूरे सेल का EMF भी है। ठीक है? और ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसका तो 0 है, तो अगर पूरे सेल का भी -0.76 है तो उसमें से 0 ये निकाल दो तो बचा तो सिर्फ जिंक का है ना, तो ये जो है -0.76 ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ देख लिया। अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट केस indicates
Cu2 प्लस आयन गेट रिड्यूस्ड, यानी कि Cu2 प्लस आयन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 0 है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और Cu का है 0.34, 0.34 0 से ज्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu का ज्यादा है एज कंपेयर टू H प्लस, तो इसीलिए जो Cu2 प्लस है ये रिडक्शन हाफ सेल में ही रखा जा सकता है, यानी ये रिड्यूस ही होगा, राइट। तो जो इसका रिवर्स है, यानी कि Cu2 प्लस को अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रखें तो ये पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu, यानी Cu का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। सो और ऑल्टरनेटिवली वी कैन से दैट हाइड्रोजन गैस कैन रिड्यूस कॉपर बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर, क्लियर ना। वहीं पे हमने फ्लोरीन का भी एग्जांपल लिया हुआ है, इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इन द टेबल दैट फ्लो इन द गैस, सो F2 हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी F2 का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, याद रखिएगा ये मैक्सिमम टेंडेंसी है रिडक्शन होने की एज कंपेयर टू F माइनस दैट इज फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन क्या है, एक वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। यहाँ पे लिथियम के बारे में भी लिखा है, लिथियम जो है लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है, इट मीन्स कि ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लिथियम आयन और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लिथियम, लिथियम मेटल और लिथियम आयन, ये दो चीज है, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वेरस लिथियम आयन जो है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर ना। ये हमारा पूरा एक सेटअप बताया है कि जिंक को हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रखा है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ रखा हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल में, जिसके चलते यहाँ पे -0.76 वोल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक शो करता है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है, क्लियर ना। ये हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके बारे में बताया गया है। सी अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने एक लाइन से हर एक एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, यहाँ पर आप सेंटर में आते हैं, यहाँ देखिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ पर 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है और सबसे टॉप में आता है फ्लोरीन, यानी कि इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। Cu अगर आप देखते हैं तो Cu के जो है H प्लस के ऊपर है, यानी कि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा, ये रिडक्शन नॉट रिड्यूसिंग एजेंट बट रिडक्शन के तौर पे ही, रिडक्शन हाफ सेल में ही काम करेगा, ठीक है। Cu2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और Cu रिडक्शन हाफ सेल में काम करेगा, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट इस सीरीज में H प्लस के ऊपर होते हैं ये सब रिडक्शन हाफ सेल में रहते हैं और जो भी एलिमेंट H प्लस के नीचे आते हैं ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में काम करते हैं, क्लियर है ना। सी यहाँ पे Cu2 प्लस H प्लस और जिंक 2 प्लस का यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, बीच में H है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, Cu2 प्लस इसका -3.4 है, वेरएज जिंक 2 प्लस -0.76 है, इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रहेगा, क्लियर डन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। नाउ इस तरह से इनके टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अरेंज होगी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी जो है Cu2 प्लस की सबसे ज्यादा है, यानी ये सामने वाले एलिमेंट को जिंक को फॉर एग्जांपल आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है, देन H प्लस देन Zn2 प्लस, क्लियर नाउ नेक्स्ट है moreover this listing can also rank the strength of reducing agent, अब reducing agent यानी कि Zn जिंक जो है ये आसानी से ऑक्सीडेशन करता है, यानी कि जो उसके अपोजिट में हाफ सेल में प्रेजेंट होगा जैसे कि कॉपर है फॉर एग्जांपल, तो उसको वो रिड्यूस करेगा, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लियर। तो जिंक का जो स्ट्रेंथ है रिडक्शन करने का ये सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू H एंड Cu, क्लियर नाउ notice that this list of half reaction in order of decreasing half cell potential shows the top to bottom the oxidizing agent, यानी कि reactant जो है oxidizing agent में decreasing the strength and the reducing agent जो कि product में होता है increasing the strength, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हम reducing agent show कर रहे हैं और इसका हम oxidizing agent show कर रहे हैं, clear now
सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक एंड सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है Cu। क्लियर? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक, सबसे बुरा या वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है Cu। क्लियर? ना यहाँ पर ये जो चार्ट है, इस चार्ट में अगेन इसको आपको एक्सप्लेन किया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे H प्लस विथ 0 एंड देन अबव यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको F2 का दिखता है एंड द लीस्ट इज लिथियम। तो ये आपको याद रखना है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपको वैसे भी वैल्यूज याद नहीं रखनी, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आपको ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख के दी जाती है क्वेश्चन में, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ आते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन पे। जैसा हमने देखा ई नॉट सेल कैसा है कि हम कह सकते हैं ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, लेकिन अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन है एसटीपी की, अगर ये ना हो और इसकी जगह कोई नॉर्मल कंडीशन हो, तब आप ई सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए आपको नॉन्स्ट इक्वेशन में ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सपोज करिए कि ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका हमें निकालना है ई सेल। तो ये होगा ई एम एन प्लस स्लैश एम एन प्लस, यानी कि जो भी उसका आयन फॉर्म हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट विल बी ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, माइनस आर टी एन एफ लॉग लीनियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम अपॉन, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या आप इसे कह सकते हैं लॉग लीनियर के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। क्लियर? तो यह हमने नॉन्स्ट इक्वेशन में हमको ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका हमें छोटा सा डेरिवेशन भी है, बट डेफिनेटली आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, आपको मेन तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नाउ नॉन्स्ट इक्वेशन इन डैनियल सेल। अब डैनियल सेल में कौन है? तो Cu2 प्लस Cu Zn2 प्लस Zn। यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu2 प्लस जो है क्या कर रहा है? Cu में कन्वर्ट कर रहा है ना? तो ये चीज है। क्लियर? तो यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पे आपको याद रखना है। Cu सॉलिड है, अगर सॉलिड रहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu हमेशा 1 कंसिडर किया जाता है। सिर्फ एक्वस में हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, सॉलिड में डायरेक्टली हम उसको 1 लिखते हैं। ये रिएक्शन क्या है? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu, यानी प्रोडक्ट में आपके Cu है। ठीक है? नाउ फॉर कैथोड क्या होगा? Cu2 प्लस E of Cu2 plus slash Cu will be equal to, that is electrode potential of this cell will be equal to standard electrode potential of this cell minus RT by 2F, that is NF। N क्या है यहाँ पे? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। N is nothing but number of moles of electron flowing through the circuit। ठीक है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना हुआ है, वही हमारा यहाँ पे n का वैल्यू होगा। ठीक है? तो यहाँ 2F लॉग लीनियर 1 अपॉन Cu2 प्लस एक्वस कंडीशन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉग लीनियर को हमें लॉग में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? ना फॉर एनोड, उसका भी हमने आगे सॉल्व करके आपको दिया हुआ है। फॉर एनोड, जब हम एनोड की बात करते हैं तो जिंक 2 प्लस होता है, जो जिंक स्लैश जिंक, यानी कि जिंक से जिंक 2 प्लस फॉर्म हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, जिंक 2 प्लस से जिंक फॉर्म हो रहा है। ठीक है? एट एनोड जिंक 2 प्लस से जिंक, तो आपका जो ई नॉट सेल होगा माइनस आर टी बाई 2F लॉग लीनियर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन Zn2 प्लस। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ये दोनों ई सेल निकालने का। जब हम ई सेल निकालेंगे तो इसको हमें सिर्फ ई सेल विल बी इक्वल टू ये वाले सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कैथोड का, माइनस एनोड का। ठीक है? अब देखो, आप क्वेश्चन ये करोगे मुझे कि मैम हमारा जो एनोड है इसमें जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इसे रिवर्स करते जस्ट फॉर साइन कन्वेंशन। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है? रिवर्स किया है, और रिवर्स करने पे हमको जो मिला है ये, दैट इज 1 अपॉन Zn2 प्लस। ठीक है? तो यह आएगा आपका ई सेल। इस तरह से आपका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। ई सेल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 plus slash Cu minus E cell of electrode potential of Zn2 plus slash Zn। क्लियर? नाउ यहाँ पर देखिए हमारा अगर ये हमने पूरा सब्सटीट्यूट किया तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको इतना सब रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे लास्ट फॉर्मूला पे आना है।
सिंप्लीफाई करने का सिंपल मतलब क्या है, आप ये चीज समझ लीजिए। सिंप्लीफाई करना मतलब हमने लॉग लीनियर को लॉग में कन्वर्ट किया, नथिंग एल्स। क्या किया हमने, लॉग लीनियर को लॉग में कन्वर्ट किया। जब हम लॉग लीनियर को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी टर्म में है ये, जैसे ये माइनस लॉग लीनियर ये वाला पोर्शन, तो इस टर्म में इनटू 2.303 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो ई सेल यानी सेल पोटेंशियल एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059। और ये जो 2 है दिस इज नथिंग बट एन। यहाँ पे हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए दैट इज जिंक और सीयू वाले गैल्वेनिक सेल के लिए, जिंक एंड कॉपर के गैल्वेनिक सेल के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, अदरवाइज ये एन होगा। तो 0.059 log of concentration of zinc ion upon concentration of Cu2 plus ion. And it can be seen that E cell depends on the concentration of both Cu2 plus and Zn2 plus. Otherwise ये reactant on product दोनों के भी concentration यहाँ पे हमें नहीं दिखते, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के concentration पे E cell depend करता है। It increases with increase in the concentration of Cu plus, ठीक है, and it decreases with decrease in the concentration of Zn2 plus। ये सिंपल सा आपको इस फॉर्मूला में याद रखना है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस्ड ही आने वाला है, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमने कहा लॉग के की वैल्यू हमने बताया था रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये जो चीज है ये क्या है, ठीक है। If the circuit in Daniell cell reaction Zn plus Cu2 plus giving Zn2 plus Cu takes place and as same time passes and concentration of Zn2 plus keeps on increasing while concentration of Cu2 plus keeps on decreasing। अभी ये जैसे जैसे ये सर्किट है इसमें क्या हो रहा है, जिंक 2 प्लस जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो जिंक इलेक्ट्रोड था वो मेल्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और खुद आयन में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो Zn2 प्लस का तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। जब Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है तो क्या होगा, एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ सेल एज रेड ऑन द वोल्टमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। इसका मतलब है धीरे धीरे जो हमारा दोनों हाफ सेल्स है उसमें रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने पर, सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स है जिंक और Cu के ऑलमोस्ट वो फिनिश होने वाले हैं। ये पूरा रिएक्शन अगर हो जाएगा, सपोज सारा का सारा इलेक्ट्रोड का जो जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक है वो डिसॉल्व हो गया और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप और कहां से जिंक लेकर आओगे, है ना। तो इस टाइम को हम बोलते हैं, दिस इंडिकेट्स द इक्विलिब्रियम, यानी कि ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ डिसोल्यूशन यहाँ पे जिंक का होगा उतना अमाउंट ऑफ अनडिसोल्यूशन भी होगा, तो ये होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी जिंक जो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था वही Zn2 प्लस वापस से जिंक में कन्वर्ट हुआ, दिस इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम ऐसा क्यों जनरेट होता है, क्योंकि Zn2 प्लस एक्सेस बन गया है या Cu एक्सेस बन चुका है, अब इसके आगे Cu नहीं बन सकता, ठीक है। इस वजह से वोल्टमीटर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए जीरो की रीडिंग देने लगता है। जब ये जीरो की रीडिंग देता है तो इस रीडिंग पे हम ये कंसिडर करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन हुआ है, तब हम कहते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन में बी रिटन एज, क्योंकि हमारा वोल्टमीटर जीरो दिखा रहा है, इट विल बी ई सेल विल बी इक्वल टू जीरो। एंड इस फॉर्मूला से आप ई नॉट सेल निकाल सकते हैं क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो मिल गया, तो इतने फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल। सी ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू, ये आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर नाउ, अभी इक्विलिब्रियम पे ये रिएक्शन होगा क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन होगा या कांस्टेंट होगा के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने वही यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है और यहाँ पे हमको ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी 1.1 वोल्ट, जो हमारा पीछे का फॉर्मूला है बिल्कुल इसी में। जब आपने ये कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट किया है तो कैलकुलेशन के बाद हमको जो वैल्यू मिलती है ये है, ठीक है, 0.059। ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि जिंक और Cu के रिएक्शन की बात की जा रही है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमें दिखा है।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई और रिएक्शन होता, तो यहाँ हम n लिखते थे डिपेंडिंग ऑन जो जितने भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पास हुए। और log Kc क्या है, तो आपका ये दैट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। आप ये जब सॉल्व करते हो तो इस पर्टिकुलर सेल के लिए जहाँ पे जिंक और कॉपर यूज हुआ है, यानी डैनियल सेल, इसे हम 1.1 वोल्ट कहेंगे, या कैलकुलेशन पे आपको 1.1 वोल्ट मिलता है। क्लियर। इन जनरल ई नॉट सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये जो कांस्टेंट है दैट इज 2.303 RTF, ये जब हम कैलकुलेट कर देते हैं तो हमको मिलता है 0.059 वोल्ट। क्लियर है। नाउ आपको ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले लॉग लीनियर था। सी, एक बार आप देख लीजिए, ये लॉग लीनियर था। ये लॉग लीनियर जब हटता है तो आपका 2.303 लगता है और वहां पे लॉग आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज आपको ये भी याद रखनी है। अब ये जो ट्राइंगल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सी, ई नॉट सेल है, तो ई नॉट सेल के फॉर्मूला में आपके के आ रहा है। इट मीन्स ये जो के आ रहा है ये क्या डिनोट कर रहा है कि ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन डेल्टा जी नॉट। क्लियर। डेल्टा जी नॉट क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। देन ये जो फॉर्मूला डिनोट करा है ये भी आपको याद रखना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसका डेरिवेशन आपको कहीं नहीं पूछा जाता, इवन बुक में भी नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई एफ, सॉरी, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये डिनोट क्या कर रहा है, डेल्टा जी एंड ई नॉट सेल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि ये ट्राइंगल आपको शो कर रहा है कि ये तीनों चीजें ई नॉट सेल के एंड डेल्टा जी आर इंटरडिपेंडेबल। ठीक है। ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप इनके कैलकुलेशन को कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल्स में आपको मिलेंगे। नाउ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है ना स्टूडेंट, पहली चीज तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या है, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे हमने मोल्टन NaCl पढ़ा था, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। उसमें कंडक्टेंस क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, ये फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी आपने पढ़े भी हैं ऑलरेडी, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो रेजिस्टेंस होता है, सी दिस आर, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, वेर एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर से। जितना लंबा वायर रहेगा, ठीक है, जितना लंबा हमारा मेटालिक कंडक्टर होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स ऑफ कंडक्टेंस। क्लियर। कंडक्टिविटी को जो अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जितना लंबा वायर रहेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो रो लगता है, और ये जो रो है इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। क्लियर। सेम वे में कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है दैट इज रो एल बाई ए, तो 1/r में आ जाएगा a अपॉन रो एल, विच विल बी इक्वल टू, सी, ये जो 1/रो है दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज कापा और कंडक्टिविटी। क्लियर। तो ये हमारा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये भी आपको 2-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं बस। क्लियर। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये छोटा सा एक हमारे लिए ट्रिक है कि ऐसे मतलब एक चैलेंज है आप कह सकते हैं। क्यों, सी, हम एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी एक अननोन रेजिस्टेंस का कैसे निकालेंगे, तो एक ही तरीका है। ठीक है, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी है पोटेंशियोमीटर एक्सेट्रा, बट यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो अभी अननोन रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें लगाना है। ठीक है, सी, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो नॉर्मली हम मेटालिक कंडक्टर यहाँ पे लगा सकते हैं, नो इशू। लेकिन इट इज अ चैलेंज फॉर अस कि हम कंडक्टिविटी सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहाँ पे पुटअप करेंगे
और उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट है। अब क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो वो सारे चैलेंजेस देखते हैं। सी फर्स्ट, पासिंग, जो हमारा चैलेंज है, चैलेंज नंबर 1 क्या है? फर्स्टली, पासिंग डायरेक्ट करंट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम डायरेक्ट करंट सप्लाई करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है, जो इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सॉल्यूशन हमने यूज किया है, उसका कंपोजिशन चेंज होगा, ठीक है। सेकेंडली, जो ब्रिज जो है ना, सेकेंड सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर, क्योंकि अब डीसी सप्लाई कर दिया है तो इतना हम ब्रिज के तौर पे मेटालिक वायर को या सॉलिड कंडक्टर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चैलेंज हमारे आगे आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एसी पावर सप्लाई करते हैं। दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक कंडक्टिविटी सेल डिजाइन कर देते हैं। सी दिस इज अ कंडक्टिविटी सेल। इस सेल में यहाँ पे दो तरह से बना है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है, यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एक कनेक्टिंग वायर डाल दिया, या फिर ये एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में यहाँ हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाल दिया और ये एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने के लिए। क्लियर? ये एक तरीका है सेल जो हमारा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में लगेगा उसमें कनेक्ट करने के लिए। ये हमने कंडक्टिविटी सेल बनाए दो तरीके से, ठीक है, एक ये और एक ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये हमने पीछे देख चुका है। कंडक्टेंस किसको कहेंगे वो भी हमने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास नोन है, बस ये एक अननोन रेजिस्टेंस है। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट विल बी R2 विल बी इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3। इसका सिंपल सा अगर आप मीनिंग समझना चाहें तो वो ये है कि R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3, ठीक है। R2 बाय R1 इज इक्वल टू R4 बाय R3। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई किया और R2 की वैल्यू हमें मिल जाती है, दैट इज R1 R4 अपॉन R3। अब वंस द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल in this cell is determined, the conductivity of the solution is given by, हमको जैसे रेजिस्टेंस मिल गया तो हम इस तरह से सेल कांस्टेंट्स वगैरह के हेल्प से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, दैट इज कापा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? नाउ मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत सिंपल है मोलार कंडक्टिविटी भी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लैम्डा सबस्क्रिप्ट में m, which will be equal to kappa by c. C is nothing but the concentration of the electrolytic solution। इस चीज को समझना, मोलार कंडक्टिविटी बहुत सिंपल है। इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितना कंडक्शन हुआ है, दैट्स इट। क्या कहा? conductance property of a solution containing 1 mole of electrolyte, that's it। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में कितना कंडक्शन हुआ है उसे हम कहते हैं मोलार कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डेल्टा एम। दिस इज कैपिटल डेल्टा एम इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है। कापा बाय सी, दैट इज concentration of electrolyte is nothing but molar conductivity। clear? now वेरिएशन देखिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। तो ये याद रखिए, हमने बोला कॉन्सेंट्रेशन। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है ये के बाई सी, ये होगा क्या, दैट विल बी नथिंग बट जो हमारा कंटेनर था ना, कंडक्टिविटी सेल था, उस कंडक्टिविटी सेल का जो लेंथ है अपॉन एरिया। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ये हो गया एरिया बाय लेंथ। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि जो लेंथ और जो लेंथ है इट इज इक्वल टू 1 यूनिट, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 यूनिट, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी ए, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, ए बाय एल है ना, राइट। वॉल्यूम हो गया ए बाय एल। अब ए बाय एल में एल की वैल्यू है 1, तो ए की जो वॉल्यूम हो गया वो है ए, तो इसीलिए हमारा हो गया मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू
kappa into volume for 1 mole of electrolyte. Clear? Now वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी में ही आगे आप क्या देख रहे हो, विथ डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगा. इट इज बिकॉज the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte also increases. क्योंकि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा दिख रहा है, कम कम आयंस के लिए ज्यादा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब जैसा हमारा फॉर्मूला है, सी ये अगर मैं कापा को कांस्टेंट लेती हूँ तो ये हो जाता है मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हमारा कंडक्टिविटी ज्यादा होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है आपका व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो मोलर कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. मतलब आपने जो कंसंट्रेशन है आपने मिनिमम करते गए और जब जीरो पहुंच गया तो हम उसे कहते हैं मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. और इसको हम आगे देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? नाउ यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी अक्रॉस कॉन्सेंट्रेशन. ये ग्राफ है हमारा. इस ग्राफ में आप देखिए यहाँ पे प्लॉट है हमारा मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पे है हमारा कॉन्सेंट्रेशन. क्या देखने मिलता है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन कम है उतना कंडक्टिविटी ज्यादा है. जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस बढ़ रहा है और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग बोथ. ठीक है. नाउ कोलराश लॉ. कोलराश लॉ क्या होता है? कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इसको एक सिंपल टर्म्स में आप याद रख लीजिए. ये क्या कहता है, ये जो है ना सी, ये जो ई नॉट एन और यहाँ पे दो डॉट्स है, दिस इज नथिंग बट योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, इसको हम अगर NaCl का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं या मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, दोनों में ही कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस जो है इम्प्लाई किया जा सकता है. कोलराश लॉ क्या कहता है? सिंपल है, मेरे पास दो सेल है या दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक हो रहा है Na प्लस के साथ और एक हो रहा है Cl माइनस के साथ. तो जो Na प्लस है ये एक आयन है, Cl माइनस ये एक आयन है. दोनों भी एक कैटायन है एक एनायन है, दोनों भी इंडिपेंडेंटली यानी कि Na प्लस का कोई लेना देना नहीं है Cl माइनस से, ये इंडिपेंडेंटली, और Cl माइनस का कोई लेना देना नहीं है Na प्लस से, ये भी इंडिपेंडेंटली, दोनों भी इंडिपेंडेंटली कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कोलराश लॉ. सी the law states that limiting molar conductivity or the molar conductivity of an electrolyte can be represented by the sum of individual contributions of anion and cation of the electrolyte. On the basis of the above observation, he enunciated Kohlraasch law of independent migration. क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि इन दोनों का सम करेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगा. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को सम करने पे मिलेगा. क्लियर? नाउ देखिए यहाँ पे इन जनरल इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स V प्लस कैटायन एंड V माइनस एनायन. ठीक है, एन आयन, देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी दिस. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे NaCl लिया था, यहाँ पे V प्लस और V माइनस आता है, तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा. आई होप ये क्लियर है आपको. सिंपल, मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, दोनों कैटायन एंड एनायन अपना इंडिविजुअली कंडक्शन में कंट्रीब्यूशन देते हैं. इसीलिए जब हम मोलर कंडक्टिविटी यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन कितना हुआ है ये कैलकुलेट करते हैं, तो हम इन दोनों को दैट इज लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस को हम सम करके वैल्यू निकाल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का. ये कोलराश लॉ ने अपने इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आयन के लॉ में दिया हुआ है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड. अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये बहुत वीक है, यानी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. तो उस टाइम पे यही लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ कोलराश लॉ. क्लियर? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इज कंप्लीटली but that is alpha will be equal to 1 complete होगा, but at such low concentration the conductivity of solution is so low that it cannot be measured.
यानी कि जितना कॉन्सेंट्रेशन एकदम लो कर दिया है अगर, तो कंडक्टिविटी, दैट इज लिमिटिंग कंडक्टिविटी, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि वो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, यानी कि उनके कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होगा तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत कम होगा। क्लियर? इसीलिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, it will be molar conductivity at normal condition upon molar conductivity at standard condition. Clear? Now using Kohlrausch law of independent migration of ion, it is possible to calculate E naught m, that is limiting molar conductivity of any electrolyte from lambda naught of individual ions. हर एक lambda naught, यानी lambda naught क्या है, इंडिविजुअल आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल आयन का कंडक्शन इज नथिंग बट लैम्डा नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे इंडिविजुअल आयन जैसे कि कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन या इनका कंडक्शन को एडिशन से ही हम निकाल सकते हैं। तो हम लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल देख लीजिए यहाँ पे। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये आपका है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, एंड ये आपका है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा ये था, क्या कहते हैं इसे, केमिकल रिएक्शन हुआ था जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से होता है, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पर हुआ था। वेर एज जो वोल्टाइक सेल है, इस वोल्टाइक सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये ओवरऑल था हमारा वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होता गया है। अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझे तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाउ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स? तो पहला है, हमारे पास फैराडेज ने दो लॉ दिए हैं, जो एफ है जिसकी वैल्यू 96500 होती है, ठीक है। फैराडेज ने दो लॉ दिए हैं। पहला लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है कि जितना अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो किस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पे अगर यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट कुछ निकलता है, जैसे हमने देखा था NaCl, तो Na यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था और Cl लिबरेट हो रहा था, यानी ग्रीन कलर की गैस में निकल जा रहा था। तो जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड या इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। तो वो हम कैसे दिखाएंगे? तो W, that is mass of substance liberated or deposited, is directly proportional to Q. Q is nothing but amount of charge, ठीक है, and Z is the constant, proportionality constant। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ये, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास सीरीज में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लगाए हैं। अब सीरीज में है तो कुछ इस तरह से होगा, जो बैटरी है तीनों में एक ही है कनेक्टेड। तो ये क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी directly proportional or equivalent to the equivalent weight of the substances। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ H2SO4 है, तो यहाँ पे इसका वेट, दैट इज सपोज W1, और इसमें जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका वेट है W2, तो दैट विल बी W1 अपॉन W2 विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है, इक्विवेलेंट वेट से इक्वल होगा कौन, मास ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited on electrode by passing certain amount of charge, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दैट इज वेट एंड द इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? नाउ यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है NaCuAl, तीन एग्जाम्पल अगर है आपके पास, या फिर दूसरा एग्जाम्पल H2SO4Cu AgNO3 अगर आप लेते हैं तो भी इन कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल Na है तो मास ऑफ Na अपॉन मास ऑफ Cu will be equal to equivalent weight of
Na अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट वाला फॉर्मूला होगा फॉर सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे वापस से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए या लॉ देख लीजिए। मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode on passing electricity, that is on certain amount of electricity, it is directly proportional to the chemical equivalent weight. Clear? Now when x mole of electrons are passed through three cells, the mass of Na, Cu and aluminium deposited, suppose कर लीजिए 23x, x is moles, 31.75x and n 9x ग्राम्स है रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर 23, 31.75 एंड 9 आर ग्राम इक्विवेलेंस वेट या इक्विवेलेंट वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो हमारा जो होगा मास डिपॉजिटेड विल बी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द इक्विवेलेंट वेट। दैट्स इट, नथिंग मच। कितना इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये 1 मोल की वैल्यू है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो मिलता है 96500। तो ये क्या है? 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड विल बी, सी यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, हेंस तो वैल्यू विल बी, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है? तो Q by 96500। दैट्स इट, नथिंग मच। By combining the first and second law, we get what? We get Z is equal to E upon 96500। बैटरी क्या होता है? That we use daily as a source of electricity in basically a galvanic cell. It is basically a galvanic cell जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को जो कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से हुआ है उसे कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ इट शुड बी रीजनेबली लाइट, डेफिनेटली, ताकि इसे कैरी किया जा सके। जैसे रिमोट में अगर आपके पास हैवी सेल डाल दिया जाए तो रिमोट उठेगा नहीं ना, तो इसलिए इट शुड बी रीजनेबली लाइट, इट शुड बी कॉम्पैक्ट, जितना हो सकता है उतना छोटा, और इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी मच ड्यूरिंग इट्स लाइफ। दैट इज, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज वाला नहीं होना चाहिए, सो दैट इसका पीरियड ऑफ यूज अच्छा खासा हो सके। There are mainly two types of battery. One is primary and the second is secondary. Primary batteries क्या होते हैं? Which are not rechargeable, and secondary are those which are rechargeable. ठीक है? See, in this type प्राइमरी बैटरीज जो है ये क्या है? केमिकल्स हैव बीन कंज्यूम्ड, फर्दर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इतना हद तक केमिकल यूज कर लिया है कि आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो इसके लिए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें इसे उठा के फेंकना पड़ता है। तो इसका हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज ड्राई सेल। अब ड्राई सेल क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा ड्राई सेल का डायग्राम है। बीच में होता है ग्रेफाइट का रॉड, ठीक है, या कह सकते हो कार्बन का कैथोड, ठीक है, ऊपर होती है स्टील की कवरिंग, फिर उसको अंदर एक होता है वैक्स का सील ऊपर की तरफ, देन आता है सैंड कुशन सो दैट कोई भी केमिकल लीकेज ना हो सके, फिर आता है आपका NH4Cl एंड ZnCl2 MnO2 का पेस्ट, जो ये ग्रे वाला पोर्शन है ये इसमें फिल होता है, जो कि यहाँ पे फिल है इस कंटेनर में। यहाँ पे एक पोरस सेपरेटर है और लास्ट में आपके यहाँ पे जिंक का कैन, जो कि एक एनोड की तरह काम करेगा। सी, ये जो कार्बन का रॉड है दिस इज नथिंग बट कैथोड, ठीक है, जिंक का जो रॉड है इट इज नथिंग बट एनोड, और लास्ट में एक रैपर होता है। ठीक है? अब ये जो ओवरऑल है इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे NH4 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अमोनिया में कन्वर्ट होता है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन एट कैथोड। यहाँ कैथोड यानी कि कार्बन के पास हो रहा है रिडक्शन, वेर एज जिंक के पास होता है ऑक्सीडेशन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल का ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीटली लिखा है। टोटल जो सेल पोटेंशियल है इसका 1.6 वोल्ट का है। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे NH3 है। NH3 एक गैस है, अंडर हाई कॉन्सेंट्रेशन इट कैन क्रिएट प्रेशर एंड सेल कैन ब्लास्ट ओपन। तो इसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये जो होता है ये कॉम्प्लेक्स केमिकल, जिंक और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स केमिकल फॉर्म करके इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है,
सो दैट कि यहाँ पे अंदर कोई गैस का यानी अमोनिया गैस का प्रेशर ना बने और सेल फटे नहीं। क्लियर? तो ये ड्राई सेल होता है। यहाँ पे नेट रिएक्शन दिया हुआ है, ये दोनों, एक तो एनोड पे और दूसरा कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, और फिर नेट रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेम ड्राई सेल का। नेक्स्ट है अल्कलाइन ड्राई सेल। तो अल्कलाइन ड्राई सेल में क्या होगा, तो यहाँ पे होता है ई सेल 1.5 वोल्ट, और ये उसका रिएक्शन एट एनोड होगा, यानी कि जिंक का ZnOH ट्वाइस यानी जिंक का Zn2 प्लस में कन्वर्जन, और साथ ही यहाँ कैथोड में हो रहा है MnO2 यानी +4 से +3 में कन्वर्जन, यानी कि क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है फॉर एल्कलाइन ड्राई सेल। देन इज योर सेकेंडरी बैटरी स्टूडेंट। सेकेंडरी बैटरीज या वोल्टाइक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, तो ये एक ऐसी बैटरी है जहां पे हम लेड के शीट्स यूज कर रहे हैं। रिएक्शंस है वो कैसे होते हैं, जो कैथोड का रिएक्शन है PbO2, जब इसमें H प्लस आयंस ऐड होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होंगे और ये बनेगा हमारा Pb2 प्लस और वाटर मॉलिक्यूल। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारी बैटरी है, ठीक है, इसमें होता है H2SO4 एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्लेट्स लगे होते हैं और एक सेपरेटर लगा होता है। पॉजिटिव प्लेट्स में लेड के ग्रिल्स यानी लेड का पाउडर फिल्ड है विथ PbO2। देन इसका सेपरेटर होता है और फिर उसके बाद आता है ये ऑरेंज वाले जो है ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो ये भी फिल्ड है विथ लेड ग्रिल्स फिल्ड विथ स्पॉन्जी लेड, यहाँ पे लेड फिल्ड है। नाउ यहाँ पर देखिए, पहला है कैथोड का रिएक्शन। तो कैथोड जो होता है PbO2 यानी इस कंडीशन में ये +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है। देन Pb2 प्लस जो होता है ये ऐड, जो हमारा यहाँ Pb2 प्लस बना है ये प्रेसिपिटेट आउट होता है बाय गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका PbO2 plus H4 4H plus 2SO4 2 minus giving 2 PbSO4 and H2O। तो यहाँ पे E सेल यानी कि सेल पोटेंशियल आपका होता है 2.041 वोल्ट when potential slightly greater than the potential of battery is applied, the battery can be recharged। यानी कि जैसे ही इसको 2.041 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा करंट सप्लाई होता है तो ये बैटरी रिचार्ज की जा सकती है। क्लियर? आफ्टर मेनी रिपीटेड चार्ज डिस्चार्ज साइकिल some of the lead sulfate falls to the bottom of the container, the sulfuric acid concentration remains low and the battery cannot be recharged fully। और तब हम कह सकते हैं बैटरी अब कम बैकअप देना शुरू करती है, तब हमें उसमें जाके रिचार्जिंग के लिए अलग से H2SO4 का वाटर H2SO4 प्लस वाटर फिल कराना पड़ता है। स्पेसिफिकली आप अपने इन्वर्टर बैटरीज पे भी देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। H2SO4 वाला वाटर हम ऐड करवाते हैं अपनी बैटरीज में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, रिचार्जिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, फुली नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स। क्लियर? यानी बहुत बार हुआ है, काफी अच्छा यूज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है रिचार्जिंग फुली नहीं हो पाएगी। एक टाइम के बाद, एक लाइफ टाइम के बाद जो चार्जिंग हो जाती है वो स्लो हो जाती है, नथिंग एल्स। ठीक है, इसका ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर आपको दे रखा है कि एट एनोड क्या हो रहा है, एट एनोड Pb से Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एट कैथोड PbO2 से 4H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी PbO2 से Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे +4 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस तरह से ये ओवरऑल रिएक्शन हमको यहाँ पे सम अप करके दिखाया गया है एंड दिस इज द सिंपल डिनोशन of lead storage battery। Now this was the end of the chapter, so thank you guys, thanks for watching and please like share and subscribe जरूर कीजिएगा। Thank you।